हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। और सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन उसके नेम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी एटम का मास। मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ओके, चलिए ये तो बात हो गई सिंपल से डेफिनेशन की। अब सवाल ये है कि ये एटॉमिक मास जो है वो निकाला कैसे जाता है। जैसे हमें ये तो बता दिया जाता है, डायरेक्टली हमें बता दिया जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एटॉमिक मास पता कैसे चला? कैसे पता चलता है किसी एटम का मास? इसको पता करने का तरीका क्या है? ठीक है, इसको पता करने का तरीका क्या है? तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी एटम का मास पता कैसे चलता है। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में तो अभी हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके एटम का मास इजीली जो है वो निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग पहले की बात करें, पहले की बात का मतलब कि जब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी उस टाइम की बात करें, तो उस टाइम एटॉमिक मास कैसे पता किया जाता था कि किसी एटम का मास कितना है। अब हम लोग ये समझेंगे, क्योंकि उस टाइम तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी। तो उस टाइम पे कैसे वो लोग एटॉमिक मास को निकाल पाते थे, किसी एटम के मास को निकाल पाते थे। अब इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे हाइड्रोजन जो कि सबसे स्मॉलर एटम है, उसे क्या किया गया था, रेफरेंस मान लिया गया था। उसे ये मान लिया गया था कि चलिए ये हाइड्रोजन है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है। वो भी कोई यूनिट भी नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गया कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, बिना किसी यूनिट के, यूनिटलेस। ठीक है, ऐसे बोल दिया गया कि चलिए इसका मास 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी के रिस्पेक्ट में, इसी को रेफरेंस मान के बाकी एटम का भी एटॉमिक मास निकाल लेंगे। जैसे कि उस टाइम पे क्या होता था, ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये चीज पता है कैसे बताई जाती थी? उस टाइम पर ऐसे बताई जाती थी, ये बोलकर बताई जाती थी कि जो हमारा ऑक्सीजन का एक एटम है उसका वजन जो है उतना लग रहा है जितना हाइड्रोजन के 16 एटम का वजन होता है। ऐसे करके बताया जाता है, रेफरेंस दे करके बताया जाता है कि जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इसे इस तरह से बताया जाता था कि ऑक्सीजन का वजन उतना लग रहा है जितना कि हाइड्रोजन के 16 एटम का वजन होता है। इस तरह से क्या करते थे, रिलेट करके हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता दिया जाता था कि इस पर्टिकुलर एटम का मास कितना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि पहले जब हाइड्रोजन था तो इस तरह बताया जाता था। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस फेज में पाया जाता है। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और ऊपर से ये ज्वलनशील नेचर का भी है। तो शुरू में चलिए उसको रेफरेंस मान के एटॉमिक मास बता दिया जाता था, लेकिन बाद में उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर हाइड्रोजन को हटा दिया गया। फिर रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया कार्बन 12 आइसोटोप को। किसको यूज किया गया? कार्बन 12 आइसोटोप को। अब ये आइसोटोप क्या है? देखिए, कार्बन क्या होता है ना, कार्बन कई तरह के होते हैं, मतलब कई तरह के एटॉमिक मास वाले होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो मतलब कई 3 तरह के आइसोटोप टर्म बेसिकली उस वक्त यूज किया जाता है, उस तरह के एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है जिनके एटम्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन ही हो गया ना, तो कार्बन होता है, कार्बन 12 वाले मास वाला भी होता है, कार्बन 13 मास भी होता है, और कार्बन का 14 मास भी होता है। हाँ, अब सबके परसेंटेज नेचुरल में अलग अलग होते हैं, नेचर में उसकी अबंडेंस अलग अलग होती है, वो अलग बात है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आइसोटोप तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, एटॉमिक मास पर। तो बाद में क्या किया गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन 12 आइसोटोप को रेफरेंस बनाया गया। मतलब उस वाले कार्बन को एज रेफरेंस यूज किया गया जिसका एटॉमिक मास कितना था, 12 था। ठीक है,
बाद में उसको रेफरेंस बनाया गया। जब कार्बन 12 को रेफरेंस बनाया गया एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, एटॉमिक मास को जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के, तो उस टाइम पर निकाली गई एक यूनिट जिसे कहा जाता था उस समय AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अभी होता है ना प्रेजेंट टाइम में कि हमें कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को तौलना होता है, लाइक हमें फ्रूट तौलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ये इतने किलोग्राम फ्रूट है, ये इतने किलोग्राम वेजिटेबल्स है। जैसे अभी क्या करते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में, किसी ऑब्जेक्ट को हमें तौलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम बेस यूनिट का यूज करते हैं ना। तो उसी तरह से जब कार्बन 12 को रेफरेंस बनाया गया था, तो उस टाइम पर एटॉमिक मास को, किसी एटम के एटॉमिक मास को बताने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी, वो थी AMU। AMU बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट को मास को बताने के लिए किलोग्राम यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से AMU यूज किया जाता है। AMU यूनिट यूज की जाती है किसी एटम के मास को बताने के लिए। और ये यूनिट कब आई थी, ये यूनिट उस वक्त आई थी जब कार्बन 12 को रेफरेंस बना लिया गया था। ठीक है, जब कार्बन 12 को रेफरेंस बनाया गया था तो उस टाइम पर ये यूनिट आई थी। अच्छा चलिए, हम लोग ये भी समझ गए कि जब कार्बन 12 को रेफरेंस बना के बाकी एटम का मास निकाला गया था, तो उस समय AMU, एटॉमिक मास यूनिट को एज यूनिट यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन ये AMU होता क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करें, क्या होता है AMU? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि AMU क्या होता है, AMU क्या होता है। पहले तो बता दूं AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और जहां तक इसे डिफाइन करने की बात है, तो डेफिनेशन में मैं आपको बता दूं कि AMU एक्चुअल में होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। मतलब कि जो कार्बन 12 एटम का कौन सा भाग, 1/12वां भाग, 1/12 पार्ट जो होता है, 1/12 पार्ट जो होता है वो आपका कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। नहीं समझ में आया, फिर से बताती हूँ। देखिए, कार्बन 12 एटम का मतलब समझिएगा, ये जो 12 लिखा है, 12 का मतलब कि कार्बन, ऐसा वाला कार्बन एटम जिसका की एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ठीक है, ऐसा वाला कार्बन एटम जिसका की एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो ऐसे वाले 1 कार्बन एटम का जितना भी मास होता है, उसको जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होती है एटॉमिक मास यूनिट के, यानी कि AMU के। ठीक है, और बाकी उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ये बताया गया है कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो AMU क्या है, AMU एटॉमिक मास को बताने के लिए यूनिट है, किसी एटम के मास को बताने की एक यूनिट है। तो हम लोग किसी एटम के मास को कैसे बताते हैं, हम लोग ऐसे बताते हैं कि कार्बन 12 का अगर हमसे पूछा जाए, बताइए कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोग बताएंगे 12 AMU है। कोई हमसे पूछे कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो हम क्या बताएंगे, 1 AMU है। कोई हमसे पूछे कि ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोग बताएंगे 16 AMU है। ओके, और बाकी जो ये मैंने यहाँ पे ये 12, 1 और ये 16 जो लिखा है ना, ये अबव साइड पे, लेफ्ट अबव साइड पे ये लिखा है, ये एक्चुअल में सिंबल के ये जो ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है, ये शो करने का तरीका होता है। किसी एटम के एटॉमिक मास को यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अबव पे लिख करके शो करने का तरीका होता है, सिंबल के लेफ्ट साइड पे, अबव साइड पे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। अभी तक आप लोग ये समझ गए कि एटॉमिक मास क्या होता है, और एकदम से एंशियंट टाइम, मतलब बहुत पहले जब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी, तो उसके बाद एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता था, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के। फिर बाद में जब कार्बन को रेफरेंस मान के एटॉमिक मास निकालना स्टार्ट किया गया, तो उस वक्त यूनिट आ गई एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU आ गया। और ये AMU की अगर हम लोग बात करें, तो एक AMU एक्चुअल में इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और किलोग्राम में ये वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁷
-27 किलोग्राम। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। चलिए अब मैं इसके आगे की आपको बात बता दूं। इसके आगे की बात ये है कि प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में एएमयू जो है यूनिट, इसको हटा दिया गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एएमयू यूनिट जो है हटा दिया गया है। अब अगर हमें किसी एटम के मास को बताना होता है तो हम लोग यू लिखते हैं। जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि कार्बन 12 का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 12U। ठीक है, एएमयू को रिप्लेस कर दिया गया है। अब नया यूनिट यूज किया जाता है, वो होता है यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ओके, तो देखिए हो सकता है वो यहाँ पे शाइन कर रहा हो, आप लोगों को दिख ना रहा हो, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। एट प्रेजेंट एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाई स्मॉल यू विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ओके, चलिए तो हम लोग एटॉमिक मास समझ गए और एटॉमिक मास यूनिट एएमयू समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास के डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का मास निकलता कैसे है, मॉलिक्यूल का मास निकलता कैसे है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्चुअल में बनता कैसे है, वो बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से, है ना। अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें ये पहले से पता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम के कंबाइन होने से। जब आपके 2 आर मोर देन 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल का। तो अब चूंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स के कंबाइन होने से बनता है, तो इसलिए अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना हो तो ये हमारे लिए एक सिंपल प्रोसेस है। कैसे सिंपल प्रोसेस है कि चूंकि एटॉमिक मास हमें पता ही होता है। अब अगर हम लोग क्या करें कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को क्या करें, हम लोग आपस में ऐड कर लें, उनका सम कर लें, तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है हमने, और मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। तो आप कैसे करेंगे, आप इसमें देख लीजिए कि ये मॉलिक्यूल कितने एटम्स से बना है, फिर उन सारे एटम्स के क्या करना है, हमें एटॉमिक मास को सम कर लेना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बना है 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन से, है ना। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्बन के एटॉमिक मास में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है, कार्बन सिर्फ 1 है ना। अब क्या करेंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितने नंबर्स में, 2 नंबर्स में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग इधर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 का मास पता चल जाएगा। और इधर जब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्बन का मास पता चल जाएगा। फिर हम दोनों को आपस में सम कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो हमने वही किया, कार्बन सिर्फ 1 है तो इसलिए 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास हम लोगों ने कर लिया, प्लस अब ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए 2 इंटू, और ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मास रख लिया 16 यूनिफाइड, और कार्बन का कितना है 12.0011 यूनिफाइड। ठीक है, अब इसे क्या करिए, ये 16 टू 32, फिर हमने क्या किया, फर्दर इनको सम किया, फाइनल हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, बस क्या करिए, ये जितने एटम्स से मिलकर के बना है सबके एटॉमिक मास को आपस में सम कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 यूनिफाइड। तो इतना क्या हो गया, ये इतना हमारा हो गया हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का मास निकल गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 में ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 यूनिफाइड। बस फिर फर्दर आपने क्या किया, फर्दर आपने सब कुछ सम कर लिया, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से मीथेन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
मीथेन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कार्बन का ले लीजिए, कार्बन का मास, कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12.001। अब चूंकि यहाँ पे से 1 कार्बन है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब 1 हाइड्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है 1.008 यूनिफाइड। अब चूंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी आंसर आया इनका हम लोगों ने सम करके फाइनल हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन का कैलकुलेट कर लिया है। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग अमोनिया का कैलकुलेट करिए, अमोनिया का खुद से कैलकुलेट करिए, अपनी कॉपी पे मेंशन करिए और फिर मुझे सेंड करिए, ठीक है।